नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी। आप जानते हैं इनको अच्छी तरह से, काशी के, मथुरा के हीरो और अब संभल में ये व्यस्त हैं। संभल में भी हरिहर मंदिर के मुक्ति के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं और हम इन्हीं से जानेंगे कि ये संभल की जो आपने जो पिटीशन लगाई थी और यहाँ पर जो सर्वे का ऑर्डर हुआ था, तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो ये 2 बार करना पड़ा? एक बार किया, फिर दूसरी बार किया और जो दूसरी बार किया, उसमें फिर जो है वो दूसरा पक्ष तब तक सचेत था और उसने बवाल काटा, वायलेंस किया, हिंसा की। तो थोड़ा आप हमें ज़रा आपका जो वहाँ डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा है, उससे थोड़ा बताएँ? सर देखिए, संभल की जो याचिका है बहुत ही सिंपल केस है। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। और केस क्या है, और आप जो केस की सिंप्लिसिटी है उससे समझ जाएंगे कि वायलेंस क्या हुआ। इन दोनों का बहुत बड़ा कोरिलेशन है। केस बड़ा सिंपल सा है कि एएसआई ने इसको एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। और ये तो प्लेसेस नोटिफिकेशन ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू नहीं होता? लागू ही नहीं होता है, बिल्कुल। पर ये बात एक जो बड़े-बड़े बैरिस्टर्स हैं उनके दिमाग से निकलेगी ही नहीं। उन्हें उतना ही आता है, सेक्शन 3 ही पढ़ेंगे, उसके आगे जो सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 लिखा है उसको नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने अपने दिमाग में और लोगों के दिमाग में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भर दिया है। और जानते हैं, सच्चाई वो भी जानते हैं, सच्चाई हम भी जानते हैं कि आप सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि एक्ट लागू नहीं होता है जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और प्रिजर्वेशन एक्ट से गवर्न होते हैं, लिखा हुआ है एक्ट में। पर आप उसको बाईपास, मतलब अपनी जो जिसे भाषण से बाईपास करना चाहते हैं। अच्छा, लॉ भाषण से तो बाईपास होता नहीं है। अब देखिए हुआ क्या। 1529 में बाबर ने इस जगह को तोड़ा। इसका बाबरनामा में प्रमाण मिलता है। हरिहर मंदिर वहां पहले एग्जिस्ट करता था, ये बात एडमिटेड है बाबरनामा में। दूसरा प्रमाण आईने अकबरी के पेज नंबर 281 में लिखा हुआ है कि कल की अवतार यहाँ पे होना, और यहाँ पे हरिहर का मंदिर था जिसे एक ब्राह्मण वहां पे उसका पूजा पाठ करा था, उसको तोड़ा गया, उसको कन्वर्ट किया गया। तीसरा प्रमाण जो अलेक्जेंडर कैनिंगम है, उन्होंने पूरी वहां पे गए थे और उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे उस समय के 1874 में, और उन्होंने यहाँ पूरा सर्वे किया और 14 पॉइंट्स बनाए कि कैसे मंदिर था। इन 3 प्रमाण है और चौथा प्रमाण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे का नोटिफिकेशन। अब हमने याचिका क्या लगाई है? ये नोटिफिकेशन कब हुआ? 1920 में। ओके। 1920 में नोटिफाई हुआ। और उसके बाद एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1958 के तहत, एएसआई एक्ट 1958 के तहत भी फिर नोटिफाई हुआ। सीरियल नंबर 250 पे ये फॉल करता है। वो पूरा नोटिफिकेशन भी याचिका के साथ लगाया, और याचिका जो है वो अच्छे से बैरिस्टर साहब पढ़ चुके हैं। अब याचिका में मांग क्या की है? याचिका में मांग ये की है कि जो इस समय वहां पे एएसआई का कब्जा था, वो एएसआई को पुनः उनका कब्जा दिया जाए। आप सर राजस्थान में हैं, राजस्थान में कितने ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं जहाँ पे एएसआई कब्जे में और जहाँ पे पूजा पाठ हो रही है? गोवा में आप चले जाइए, गोवा में एक सैफई मस्जिद है जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और वहां पे नमाज हो रही है। तो कंसेप्ट ये है कि जैसे ताजमहल है, ताजमहल में हर फ्राइडे को नमाज होती है, तो वो एएसआई परमिशन देता है। तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में सबसे पहले एएसआई को तो कब्जा लेना पड़ेगा ना। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा कैसे हो गया कि एएसआई ने अपना कब्जा खो दिया? ऐसे क्या कारण थे कि एएसआई को पलायन करना पड़ गया? अब जब ये सारी बहुत ही सिंपल फैक्ट्स है जो मैंने आपके सामने 3-4 बिंदु रखे, इन फैक्ट्स को लेके हमने ये मांग की कि एएसआई पुनः अपना कब्जा वहां पे स्थापित करे, और ये याचिका कोर्ट में लगाई 19 नवंबर 2024 को। माननीय न्यायालय ने हमको सुना। माननीय न्यायालय ने इसमें जो जितने पक्षकार हैं उनको नोटिस जारी किया और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया, और कहा कि वहां का जो मौका जो बोल रहा है, स्पॉट जो बोल रहा है, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके आप हमको रिपोर्ट सबमिट करिए। अब मैं सारी बातों को यहीं पे क्लैरिफाई भी कर देता हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट्स हैं जो हमने ज्ञान व्यापी में भी साइट किए हैं कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे इतना बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है, हमें नहीं सुना गया, हमें नहीं सुना गया, हमें नहीं सुना गया। भाई एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए सुनने की जरूरत ही नहीं है। ये कोर्ट का अपना विशेष अधिकार है कि कोर्ट वहां पे स्पॉट क्या बोल रहा है, किसी प्रॉपर्टी का मौका क्या बोल रहा है, उसके लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करती है। और जो लोग सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से जानते हैं कि आए दिन एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लॉ की रिक्वायरमेंट यह है कि जब एडवोकेट कमिश्नर कमीशन करने जाए तब जो विपक्षी पार्टी है उनको भी साथ लेके जाए, जो यहाँ पे फॉलो किया गया। नोटिस बकायदा दी गई, रिसीव की गई, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया कमीशन में।
अब हुआ क्या आप देखिए, जब ये सारी बातें मेरिट्स पे हो गई तो उन्हें पता है मेरिट्स पे डिफीट नहीं कर सकते हैं, तो बलवा करना था, वायलेंस करना था। अब उसके लिए क्या रास्ता अख्तियार किया गया, आप इसको देखिए। 19 तारीख को माननीय न्यायालय ने 2:38 पे आदेश पारित किया। एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए। एडवोकेट कमिश्नर ने इन्फॉर्म किया प्रशासन को और अदर साइड को कि मैं आज ही कमीशन करना चाहता हूं। प्रशासन ने और प्रशासन के साथ हम सारे लोग एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में वहां पे 6 बजे पहुंचे इस तथाकथित मस्जिद में, एलिज्ड मॉन्यूमेंट में। और 6 बजे जैसे ही वहां पे कमीशन करना शुरू किया तो उस समय ये निर्धारित हुआ था कि मस्जिद कमेटी के वकील होंगे, 4-5 लोग होंगे मस्जिद कमेटी के, और हम जो 3-4 वकील हम लोग इस कमीशन की कार्रवाई में मौजूद रहेंगे। धीरे धीरे जो समाजवादी पार्टी के वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो घुस आए। कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, आपने कैसे इंटरफेयर किया? जो वहां के लोकल एमए थे वो घुस आए, 400 से 500 लोग घुस आए और कहने लगे, और बाहर भीड़ जो है, 19 तारीख की स्थिति बहुत गंभीर थी। बस उस दिन पत्थर नहीं चले क्योंकि उस दिन कोर्ट का ऑर्डर हुआ था और वहां पे तुरंत जाके कमीशन हो रहा था, वरना पत्थर तो मौका उस नहीं दिन भी मिला चल होगा रहा, ना, पत्थर मौका जमा नहीं करने मिला, का मौका नहीं पत्थर मिला जमा होगा। करने का। तो 19 तारीख को बाहर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, भारी मात्रा में भीड़ ने घेर रखा था और पुलिस प्रशासन ने काफी कंट्रोल किया, नहीं तो उस दिन भी जान बचाना बड़ा मुश्किल था। और ये हम लोगों को धमकी दी जा रही थी कि आप लोग यहां से चले जाइए, नहीं तो हम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जो करना हो आज ही कर लीजिए, इसके बाद दोबारा नहीं आना है। और उस रात में जब 6 बजे पहुंचे थे तो फोटोग्राफी नाइट विजन की हो पाई, पर आंशिक हो पाई, कंप्लीट फोटोग्राफी नहीं हो पाई, और इस तरह की हालत भी चल रही थी, तो वहां से हम लोगों को निकलना पड़ा, जाना पड़ा। इसके बाद एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने, अब आप एक बात और बता दो, कोर्ट का आदेश क्या है 19 नवंबर का, कि एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है, वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करें और कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करें अपनी 29 नवंबर तक। ये आदेश है कोर्ट का। तो कोर्ट का ऑर्डर जो है 19 नवंबर से 29 नवंबर तक प्रभावी है। आपने ये भी बहुत सारे आर्गुमेंट सुने होंगे कि एक बार कमीशन हो गया तो दोबारा कमीशन करने के लिए कहां से परमिशन दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने? भैया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने परमिशन दी ही नहीं। 23 तारीख को जो 24 तारीख को कमीशन हुआ, उसकी नोटिस एडवोकेट कमिश्नर ने 23 तारीख को सारी पार्टीज को रिसीव कराई, और एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी नोटिस में यही बात लिखी जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, कि नाइट में आंशिक फोटोग्राफी हो पाई और काफी विरोध हो रहा था, नारे लग रहे थे, और इस विरोध के कारण, और ये बोला जा रहा था कि आप यहां से चले जाइए नहीं तो भीड़ को नहीं रोक पाएंगे, इसके वजह से कमीशन अपूर्ण हुआ, पूरा नहीं हो पाया, और दोबारा हम 24 तारीख को सुबह 7 से 11 के बीच में कमीशन करेंगे। इस नोटिस को मस्जिद कमेटी के वकील ने, जफर अली ने रिसीव किया बकायदा 6:30 बजे 23 तारीख को। एकदम रिकॉर्ड से फैक्ट आपको हुबहू बता रहा हूं, उसका कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। और 23 तारीख को ही ये योजना बन गई कि 24 तारीख को कमीशन नहीं होने देना है। अब जो एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से कम्युनिकेशन आया, उन्होंने हमें ये बताया कि 24 तारीख को, 24 नवंबर को आपको सुबह 6:30 बजे कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचना है, और सारे वकीलों को भी ये इंफॉर्मेशन दी कि 6:30 बजे पहुंचना है, और प्रशासन की अगुवाई में हम लोग वहां पे परिसर में जाएंगे कमीशन करने। काफी भारी मात्रा में वहां फोर्स लगाई गई थी, सारा एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया था। 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए, मैं, केंद्र सरकार के वकील, राज्य सरकार के वकील, और जफर अली साहब लेट आए 1 घंटा, वो आए 7:30 बजे। अरे साहब मैं तो लेट हो गया था जरा, ये है वो है। फिर उसके बाद हुआ कि चला जाए कमीशन के लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, सर्किल ऑफिसर, एसडीएम, हम चारों वकील एक साथ गए हैं कोतवाली पुलिस स्टेशन से वहां पे उस स्ट्रक्चर में कमीशन करने के लिए, जिसकी बकायदा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है। अब आप ये बताइए यहाँ नारे कहां लगे? कोई नारा नहीं लगा। 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक एडवोकेट कमीशन हुआ, 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक। और सर करीब 45 मिनट बाद जब हम 8:15 पे वहां पे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि इतनी भारी मात्रा में पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, गाड़ियां फूकी जा रही हैं, बाइक जलाई जा रही है, टीयर गैस चल रही है। उस टीयर गैस का असर भी हम लोगों पे आ रहा है क्योंकि पूरी आंखें जल रही हैं आपकी। इन सब के बीच में हम लोग वहां पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस कर रहे हैं एडवोकेट कमिश्नर महोदय की अगुवाई में। अब क्या होता है आप सुनिए, जब ये सारी चीजें अब कमीशन के अंदर क्या हुआ क्या मिला वो तो अभी मैं बता ही नहीं रहा हूं, वो तो एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट में करेंगे। अभी आप बात इसको देखिए, जब ये सारी चीजें हो गई तो 10:30 पौने 11 बजे करीब, क्योंकि बहुत ज्यादा सिचुएशन वहां पे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, बहुत ज्यादा, मतलब इसको शब्दों में बताना मुश्किल है। शायद 25-30 हजार लोग होंगे, शायद 50,000 लोग भी हो सकते हैं, कोई अनुमान नहीं किया जा सकता है।
चारों तरफ से गलियों में पथराव, आगजनी और पुलिस के ऊपर आप कह सकते हैं फायरिंग और पथराव, ये सारी चीजें चल रही थी। सीओ साहब को गोली लग गई पैर में, कितने पत्रकार जो थे जो कवर कर रहे थे वो घायल हो गए, एडीएम साहब का पैर मुड़ फ्रैक्चर हो गया, जो पीआरओ थे एसपी के उनको चोट लग गई, ये सब चल रहा था, बराबर खबरें आ रही थी। जब 5 गलियां हैं जाने की, वहां पे 4 गलियां भारी मात्रा में ये हालत चल रही थी। तो जब मैं निकला वहां से, तो मुझे एसएचओ ने कहा कि सर आप जहां से सुबह आए थे आप वहां से नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहां पे हालत गंभीर है, तो आपको एक सामने गली है वहां से आपको जाना पड़ेगा, जो कुएं के एकदम सामने गली है। तो मेरे को वो वहां से खुद ले जा रहे थे स्वयं। मैं वहां से, और पूरे मीडिया चैनल्स वहां पे खड़े हुए हैं, सब लोगों ने उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की है। जब मैं वहां से निकल रहा था तो जो वहां पे हिंदू समाज के लोग थे, जो ये सुबह से लेके 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक ये पूरा आतंक देख रहे थे, उन्होंने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाए। मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में था, मैंने एक नारा भी नहीं लगाया। मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन आया, मैंने वहां पे ना कोई बाइट दी, ना मैंने वहां पे 1 मिनट के लिए रुका। कोतवाली पुलिस स्टेशन में मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है कि एडवोकेट कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंप्लीट हुई हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम अभी पूरा हो गया है और अब महोदय जो है वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दाखिल करेंगे। इतना ही स्टेटमेंट है और इसके बाद मैं जो है वहां से एग्जिट हो गया, संभल से मैं चला आया। अब इसको क्या आप सोचिए, मतलब कोई आदमी कितना झूठ बोल सकता है। जो बड़े बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव जी, जो कांग्रेस के एमपी हैं, जो वहां के लोकल एमपी हैं, एमएलए हैं, जो आप ओवैसी साहब हैं, ये जितने लोग हैं, इन्होंने क्या झूठ फैलाया? इन्होंने झूठ ये फैलाया और एक समाज के, एक समुदाय के मस्तिष्क में ये बैठा दिया है कि जो 5 लोगों की जाने गई हैं, ये विष्णु शंकर जैन की वजह से गई है। और क्यों गई है? क्योंकि विष्णु शंकर जैन वहां पे नारा लगाते हुए गया जय श्री राम के, और एक मॉब को लेके गया। ये देखो किस तरह से चल रहा था, इसकी वजह से 5 लोगों की जाने चली गई। अब उसका क्या रिजल्ट हो रहा है? उसका रिजल्ट ये हो रहा है, आज एक जी अभी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, उसमें आपकी फोटो है जी और साथ में ये भी लिखा है, जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहले पहल फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीरें कब लगेंगी। और रेफरेंस उसको है ना, वो दंगाइयों की तस्वीरें वहां लगाई जी हैं उसमें। जी। तो तो ये वो यही अखिलेश चाहते हैं, यादव जैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लिख रहे हैं। आप देखिए जरा कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। और मतलब आप जबकि हद हो गई, आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की हद हो गई समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की। और उन्होंने पूरा ट्वीट किया बकायदा कि दंगा जो है वो मेरी वजह से हुआ। आप ये सोचिए सर, फैक्ट्स बता रहे हैं, सारे मीडिया चैनल्स वहां पे खड़े हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब मैं वहां से निकला हूं, पूरा बकायदा लाइव चल रहा है कि विष्णु शंकर जैन इतने बजे यहां से निकले और इनको यहां से निकाला जा रहा है, हालत इतनी खराब है। तो आप उस समय सोचे, और मैंने नारा भी नहीं लगाया और आप झूठ बोल रहे हो कि मैंने नारा लगाया और मेरे नारा लगाने की वजह से दंगा हो गया। और ये बताया गया कि नारा लगाते हुए कमीशन करने गए जिसकी वजह से ये हालत हो गई। मतलब एक आदमी होता है झूठ और एक होता है मतलब झूठ की भी हद। तो ये झूठ की भी हद है। मतलब और कहने आपको का पता उनका है, मतलब ये है कि वो पत्थर और गोलियां जो हैं वो इस एंटिसिपेशन में रख लिए गए थे कि साहब आप नारा लगाएंगे। नारा लगाएंगे। और आप सब ये सोचिए आपने किया क्या है, आपने पूरे एक वर्ग को भड़का दिया है और ये कभी अब उनके दिमाग से नहीं निकलेगा। सारे वर्ग के दिमाग में भर दिया गया है कि जो 5 लोगों की जाने गई उसका जिम्मेदार मैं हूं। और उनका यही है कि उनको देखिए, वो जानते हैं कि जो मैं केस लड़ रहा हूं वो मैं लड़ता रहूंगा। तो बार काउंसिल में एक्शन हो, अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कैसे भी करके जो हम लोग केसेस लड़ रहे हैं इनकी आवाज को दबा दिया जाए। इनकी आवाज को दबाना है तो क्या करना है, या तो इनको मरवा दो, एलिमिनेट कर दो, इनकी हत्या की साजिश कर दो जो की भी जा रही है और जो पहले की भी गई। और उसके अलावा इनको इस केस से हटाओ। वो केस के मेरिट्स में नहीं बात करना चाहते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पे हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं सर। कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर किया था, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की थी। आप कोर्ट के ऑर्डर को अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप हायर कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं है जो आपको प्रेजुडिस कर रहा है, या अभी कोर्ट ने कोई फाइनल निर्णय तो लिया नहीं। पर आपने ये इतना हो हल्ला इसलिए मचाया है, इतनी मॉबोक्रेसी इसलिए की है क्योंकि आप ये चाहते हो कि इन सारे मॉबोक्रेसी के बीच में जो इस केस का सच है वो छुप जाए, वो दब जाए। और जो लेकिन हुआ हरिहर तो मंदिर उल्टा की है बात इसका। है, हुआ जी तो उल्टा है। इतने सारे खोजी पत्रकार पहुंच गए, उन्होंने तो पूरा हिस्ट्री निकाल के उसकी सारा
जिन लोगों को नहीं भी पता था कि ये एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उनको सबको पता चल गया। लोगों को यहाँ तक पता चल गया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से गवर्न नहीं है। आज हमारा आपका ये डायलॉग लोग देखेंगे तो और भी समझ जाएंगे। जी जी, वो बात सही है, पर जिस तरह से ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत घृणित मानसिकता है। इसी प्रोपेगेंडा की वजह से आज नुपुर शर्मा को जो झेल रही है लाइफ में, वो झेलना पड़ रहा है। इसी प्रोपेगेंडा की वजह से कमलेश तिवारी मारा गया, इसी प्रोपेगेंडा की वजह से कन्हैया लाल की हत्या हुई है। यही प्रोपेगेंडा है सर। और मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों ने पूरा सोची समझी साजिश के तहत ये सारा काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मुझे या मेरे जो फैमिली है, मेरे पिताजी हैं, हम लोगों को एलिमिनेट किया जा सके। रोज मैं आपको बता नहीं सकता हूं, सोशल मीडिया पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं और इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें यही धमकियां दी जा रही हैं। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं है, रिकॉर्डिंग करना मुझे नहीं आता है। तो ये आलम है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सच छुपाया जा सके। केस के मेरिट से हटके विष्णु शंकर जैन ने ये किया है, इसकी वजह से। सर आप ये बताइए, एक वकील अपनी लीगल ड्यूटी कर रहा है, अगर आज जो राजू रामचंद्रन साहब है वो कसाब के वकील थे, तो क्या सारे लोगों ने कहा कि भाई इनको कुछ कर दिया जाए? कपिल सिब्बल साहब राम मंदिर के खिलाफ खड़े हुए थे, धवन साहब राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे। हजारों वकील होते हैं देश में, अपनी बातें रखते हैं एक पक्ष के आधार पे। ओवैसी साहब है, वो एक पक्ष की वकालत करते हैं। तो आप मेरे तर्कों को काटो ना। आप जो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये हमारी रिसर्च है, आप उसको काटो। पर आप क्या कर रहे हो? आप आउट ऑफ कंट्रोल चले जा रहे हो। आप ऑनरेबल जज पे, ऑनरेबल कोर्ट पे, मैं अभी उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, एरिया नहीं है बोलने का। जो पॉलिटिशियंस है वो आज कोर्ट के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये छोटा जज है, ये छोटे जज क्या कर रहे हैं। कोई जज छोटा जज बड़ा जज थोड़ी ना होता है, इट्स अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये तो उन्होंने तो भाई लोगों ने तो ये कह दिया कि साहब ये 5 लोगों की मौत के जिम्मेदार जो हैं वो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ साहब है। चंद्रचूड़ साहब भी हैं, उन्होंने ही दरवाजे खोले थे। तो ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जो आदमी अपने तर्क और तथ्यों के आधार पे अगर कोई चीज न्यायालय में रख रहा है तो उसका जवाब तो है नहीं, उसका जवाब नहीं है, तो उसको कैसे, आपको क्या करना है? तो आप मोबोक्रेसी में, भीड़ तंत्र में उसको कन्वर्ट कर दो। यही हुआ 19 तारीख को सर। 19 तारीख को यही किया गया कि आप लोग यहां से चले जाओ, नहीं तो हम इनको नहीं संभाल पाएंगे। और 24 तारीख को, क्योंकि आपको 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे इंफॉर्मेशन मिल गई थी, 24 तारीख को भारी मात्रा में आपने बलबा किया और प्रशासन ने जितना वो अपने हिसाब से रोक सकते थे इन लोगों को रोका और वहां पे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की। सर आप ये बताइए, मैं तो सुबह 7:30 बजे से, जो मस्जिद कमेटी के वकील थे जफर अली साहब और बाकी और 2 अन्य वकील थे, उनकी प्रेजेंस में वहां अंदर कमीशन कर रहा था। मिनट टू मिनट की वीडियोग्राफी है। आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैंने जाके उन 5 लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप? या मैंने अगर कोई कोर्ट में केस डाला, कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, तो आपकी लीगल टीम क्या कर रही थी? अगर आपको लग रहा था एक्स पार्टी ऑर्डर है, आपके पास बहुत कानून का ज्ञान था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन था, बहुत नेचुरल जस्टिस का वायलेशन था, आप हाई कोर्ट चले जाते, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, आप कमीशन की कार्रवाई को रोक देते, आप तुरंत मेंशन करते। आपको मैं बताना चाहता हूं, ज्ञान व्यापी के केस में जब एएसआई सर्वे का ऑर्डर हुआ था, तो ये ऑर्डर फ्राइडे को हुआ था, 21 जुलाई 2023 को। 24 तारीख को सुबह 10 बजे ओरल मेंशनिंग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट बिना कोई याचिका दायर किए हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एएसआई का ऑर्डर स्टे भी किया था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। आज जब वजू टैंक के सर्वे का ऑर्डर हुआ था ज्ञान व्यापी में 12 मई 2023 को, तब 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में स्टे कर दिया गया था बिना याचिका हुए। कोर्ट में याचिका भी नहीं लगी थी, उसके बिना स्टे कर दिया था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस 14 दिसंबर 2023 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, आपने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, तब कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको जब कोर्ट से ऑर्डर मिलता रहे आपके पक्ष में, तब कोर्ट बहुत अच्छी है। पर अगर कोई न्यायालय, एडवोकेट कमीशन का जो एक बेसिक चीज है, एडवोकेट कमीशन क्या कर रहा है? कोई पार्टी के राइट्स तो डिसाइड नहीं कर रहा है। आपने पूरा हंगामा मचा दिया है कि क्या कहते हैं, हमको सुना नहीं गया। आपको प्रेजुडिस क्या हो रहा है? आप ये बताइए ना। एडवोकेट कमीशन वहां पे जा रहा है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर रहा है। अगर आपने ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई है, तो इस कमीशन से विरोध क्या है? और एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट फाइनल भी नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। यही बात ज्ञान व्यापी में सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी।
और ज्ञानव्यापी में भी जो एडवोकेट कमीशन का निर्णय हुआ था, जो ऑनरेबल जस्टिस रवि कुमार दिवाकर ने किया था, वो भी ऐसे ही किया था। सेटल्ड लॉ है सर। मैं बड़ी स्ट्रांगली और बोल्डली कहना चाहता हूं कि एडवोकेट कमीशन के लिए, उसकी नियुक्ति के लिए किसी और पक्षकार को सुनने की जरूरत नहीं होती है। ये झूठ फैलाया जा रहा है। काशी वाले मामले में तय हो गया सुप्रीम कोर्ट तक जी, सारे सर्वे उन्होंने वैलिडेट किए कि हाँ हो और सकता है, करिए। और एक बात और, आप क्या कह रहे हो कि एडवोकेट कमीशन ने सर्वे अगले दिन किया कैसे? और लोगों के दिमाग में क्या भरा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संबल ने सर्वे कराया। एकदम झूठ। जो 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 24 तारीख को सर्वे हुआ है, उसकी नोटिस एडवोकेट कमिश्नर ने 23 तारीख को जारी की थी, और डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर की नोटिस, जिनको कोर्ट से अधिकार मिला है, उसकी कंप्लायंस में काम किया। तो आप क्या बोलना क्या चाह रहे हो? और ये सारा हो हल्ला इसलिए मचाया जा रहा है कि वहां का जो सच है वो सामने ना आ पाए। और सच ये है कि वो पूर्व में हरिहर मंदिर था, जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना हुआ था, उसको आपने झूठी तरह से एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। वो 85% ऐसे एरिया, ऐसे लोगों से, ऐसे समुदाय से डोमिनेटेड इलाका है जहां पे आप ये देख लीजिए, डेमोक्रेसी और जो लोग संविधान हाथ में घुमाते हैं, वो देख ले कि संविधान और कोर्ट के ऑर्डर्स की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। सामने सामने दिख रहा है आपके, कितनी गाड़ियां जलाई गई हैं, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है, सर्किल ऑफिसर को गोली लगी है, मीडिया पर्सनल घायल हुए हैं, और जो एडवोकेट कमिश्नर और जो टीम वहां पे गई हुई थी, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा था। इसको नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के जो नारे हैं, ये धार्मिक नारे नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। जय श्री राम के नारे लग गए 4 घंटे बाद, तो दंगा उसकी वजह से हो गया। मतलब कोई हद होती है किसी चीज की। जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर, आज वो जहां पे आके नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। जो लोग पार्लियामेंट में, भारतीय पार्लियामेंट में नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे, आज वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मतलब किसी चीज की हद होती है। और अब पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, जितने लोग सोशल मीडिया पे एक वर्ग विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में भर दिया गया है कि वहां पे जो 5 लोगों की हत्या हुई, उसमें विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जिम्मेदार हैं। अभी जो ज्ञानव्यापी के मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं यासीन साहब, उन्होंने कहा यही पिता पुत्र जिम्मेदार है। मतलब आप किस तरह के इररिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हो? कितने, हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? आपको एलिगेशन लगाना है, आप मेरिट्स पे एलिगेशन लगाओ। आप बोलो कि भाई ये आपने गलत किया, ये केस नहीं होना चाहिए, इसको डिसमिस किया जाए, कोर्ट में आके लड़ो, सारी बातें ठीक है। हजारों केसेस फाइल होते हैं, डिसमिस होते हैं, अलाउ होते हैं, ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है। पर इसको आपने एक पर्सनल चीज बना लिया और चाहते हो कि ये केस को मोबोक्रेसी के आधार पर दबा दिया जाए। मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सर, मैं और मेरे पिताजी और हमारा परिवार दबने वाला नहीं है। हम ये केस अपने मेरिट्स, अपने तर्क के आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और जो ये सोच रहा है कि हमको पर्सनल अटैक करके या धमकियां देके या जान से मारने की धमकी देके, एलिमिनेट करने की धमकी देके हमारी आवाज को दबा सकता है, वो ये भूल जाए। क्योंकि हम ये केस कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, और भी केस हमें करने वो भी हम करेंगे। बहुत जल्दी आएंगे आपके प्रदेश में भी, आपका सानिध्य लेंगे। तो ये लोग अगर सोचते हैं कि हमारी आवाज दबा देंगे धमकी देके, जान से मारने की धमकी देके, मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो करना है आप कर लो, जितनी आपकी पावर है आप सब एक्सरसाइज कर लो। पर हमें जो काम करना है, न्यायालयीन संघर्ष हम कर रहे हैं, हम न्यायालयीन संघर्ष करते रहेंगे। जी सर। और इसके विरुद्ध कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है क्या? सर, मुझे इंफॉर्मेशन तो आई है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका मूव की गई है, शायद मेंशन भी किया गया था, पर अब इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल नहीं रही हैं। जो मेंशनिंग के शायद कुछ रूल्स बदल दिए गए हैं अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद। हाँ, ये है कि आपको लिस्टेड मेंशनिंग करनी है, पर शायद ओरल मेंशनिंग की गई थी। तो आज शायद कोर्ट ने बोला कि अभी आप फाइल करिए, शायद फाइल ही नहीं हुआ है। ये बोला गया कि कल कोर्ट में केस लगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही सुन लीजिए। तो अभी शायद नहीं हुई सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में। ये मुझे इंफॉर्मेशन ओरली मिली है, मैं भी अभी इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आज एक पेपर में पढ़ा था कि वो 4 दिसंबर को उसकी डेट मिली है। अब वो सर एक और शायद जमायत उलमा हिंद ने दाखिल की है, जो मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है, उसमें उन्होंने इंटरवेंशन लगाई हुई थी। तो उन्होंने उस याचिका को मेंशन किया है कि इसको पहले सुन लिया जाए और इसकी वैलिडिटी डिसाइड कर दी जाए। हर एक चीज का जवाब है उनके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं बनाया, एक संविधान लिख दिया है। यही लोग जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
पारित किया गया तो उसके बहुत बड़े विरोधी हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अभी पारित होगा अरे तो उसके बहुत बड़े वक्फ में तो ये कहते हैं कि साहब हम कागज कहाँ से लाएंगे, और हर मंदिर के लिए कहते हैं कागज दिखाइए। कागज दिखाइए। तो आपको ऐसा मतलब जो एक्ट आपके फेवर में है वो इस देश का संविधान है, और जो एक्ट आपके विरोधी है तो उसके लिए आप पूरे देश को जलाने के लिए उतर जाते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए आप पूरे देश को, आपने कितनी मीडिया की ओवी फूक दी गई, कितने देश में आपने दंगे किए। तो किस तरह की मानसिकता है, क्या करना चाह रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं सर। मैं एक बात कह रहा हूं, ज्ञान व्यापी का केस न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय ने ऑर्डर किया, कभी आपके पक्ष में कभी हमारे पक्ष में। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में आप जान रहे हैं सर्वे का ऑर्डर हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, पिछले 1 साल होने को आ रहा है। ज्ञान व्यापी के केस में सर्वे स्टे चल रहा है, 1 साल होने को आ रहा है। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं सर इसको, ये बहुत बड़ा, ये जो एग्जाम्पल है संभल का, ये जिन लोगों ने मारा, पत्थर फेंके, ये उल्टा उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोर्ट आदेश देगी तो इस तरह के मॉबोक्रेसी करेंगे। ये मॉबोक्रेसी करके इंस्टीट्यूशंस को दबाने का मैसेज है, और ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि आप मॉबोक्रेसी, आप वहां पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, अगर आपको नहीं आप सेटिस्फाइड नहीं थे, आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, चीफ जस्टिस का मेंशन कर देते। रात में आपने ऐसा थोड़ी ना पहले नहीं किया, ज्ञान व्यापी के केस में सुबह 4 बजे आपने मेंशन किया, 3:30 बजे मेंशन किया रात में कि ये ना किया जाए। तो आप क्या करना चाह रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। और एक भ्रम फैलाया गया, किसी ने वहां पे जो नीचे गए वकील साहब, कमीशन की प्रोसीडिंग के दौरान निकले नीचे दिलबाग का पान मसाला खाने, और वहां बता दिया कि ऊपर खुदाई होने जा रही है, मूर्ति निकलने जा रही है, पब्लिक और वहां पे भड़क गई। तो ये सारे काम किए गए हैं कि कमीशन जो है वो किसी भी तरह से रुक जाए, और पूरा भड़काया गया है। इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं बिना कोई मैसेज के। और 23 तारीख को जब 6-6:30 बजे नोटिस दी गई है, पूरी सुनियोजित साजिश के तहत इतने सारे लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरे मैसेज पास ऑन किए गए हैं, पूरा ईटा बल्बा सब इकट्ठा किया गया। 5-5, 7-7 ट्रक ईटे जो है वो 1-2 घंटे में इकट्ठा नहीं हो सकते, और पूरा भड़काया गया है। तो और ये भड़काने का काम, है ना, एक दिन पहले सीसीटीवी तोड़े गए हैं, गोली चलाने की, जो उनकी गोली चलाने की फुटेज है वो भी आ रही है। और ये सारा काम मैं आपको बता दूं, 19 तारीख को जब हम लोग वहां कमीशन करने गए थे, उसी दिन जो बाहर वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो निकल के आए, उन्होंने बहुत भड़काऊ बातें कही कि 1 इंच सबूत नहीं मिला, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। तो आपने सारी भाषणबाजी की। आपको अगर कोर्ट के ऑर्डर में विश्वास नहीं था तो आप हायर कोर्ट जाते, आप हायर कोर्ट तो गए नहीं, आपने सिर्फ भाषणबाजी की, और आपने भीड़ तंत्र में यकीन रखा। तो इस तरह से तो सर देश और संविधान नहीं चल सकता है। अभी आप ये बताएं कि जो काशी के, क्योंकि 3-4 केस हो गए अलग अलग, एक में सर्वे कंप्लीट हो गया है, एक में स्टे चल रहा है, तो उनमें जरा थोड़ा सा दर्शकों के लिए एक बार ये बता दें कि अभी क्या स्थिति चल रही है। सर देखिए, काशी के केस में जो वजू टैंक जहाँ पे शिवलिंग मिला था, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, ये फाउंटेन कहते हैं, 16 मई 2022 को इसको सील कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस एरिया को। और हमने उस एरिया की एएसआई जांच की मांग की थी। एएसआई जांच की मांग को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने 14 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दिया था, सॉरी 14 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया था। उसके खिलाफ हम इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, 20 हियरिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को एएसआई की 54 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के बाद यह आदेश दिया कि यहाँ पे शिवलिंग की एएसआई जांच करवाई जाए। इस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आई, और सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने और बाकी 2 अन्य जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस की बेंच है, उन्होंने 19 मई 2023 को इसको स्टे कर दिया, शिवलिंग की एएसआई जांच को। इसके बाद हमने याचिका लगाई कि वजू टैंक के अलावा जो बाकी परिसर है उसका सर्वे करवा लिया जाए, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अलाउ किया 21 जुलाई 2023 को, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया 3 अगस्त 2023 को। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया 4 अगस्त 2023 को। 90 दिन का एएसआई का सर्वे हुआ, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दे दी वजू टैंक के एरिया को छोड़ के बाकी परिसर की, और ये बात कह दी कि यहाँ पे एक पूर्व में मंदिर स्थापित था। ये एसआई की रिपोर्ट आ गई। अब हमने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि जो 19 मई 2023 को आपने वजू टैंक का एएसआई सर्वे का आदेश किया था, जिसको आपने स्टे कर दिया है, इसको आप स्टे को वेकेट करिए और यहाँ पे सर्वे होने दीजिए। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था कुछ दिन पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को है। पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये माहौल बनाया गया है? क्या ये माहौल बनाया गया इंस्टीट्यूशंस को डराने के लिए कि अगर कभी आगे सर्वे का आदेश होगा तो हम मॉबोक्रेसी करेंगे?
हमको सुना नहीं गया। अब आपको सुन रहे हैं तो पिछले 1.5-2 साल से 3 साल से आपने स्टे करा के रखा हुआ, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे प्रोसीडिंग्स में। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि केस को जितना डिले किया जा सके करा जा सके। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में 7-11 हम लोग जीत चुके हैं। काशी विश्वनाथ के केस में 7-11 की हम लोग जो लड़ाई है उसको जीत चुके हैं। सर्वे में सारी रिपोर्ट आ चुकी है। तो आप जानते हो, देखिए सर, सच वो भी जानते हैं कि सच क्या है। मैं बताऊं आपको, ये जो जी है ना, सर। ये पूरा पॉलिटिकल था। ये इसमें ये है, ये डिले इसलिए करना चाहते थे, पहले भी डिले करना चाहते थे। इनको लग रहा था कि भाई कोई हमारी सिंपैथेटिक कोई सरकार आ जाएगी तो फिर हम कुछ करवा लेंगे। एक्चुअली क्या है कि वो आपका जो सेक्शन 3 में जो बेसिक जो रिलीजियस नेचर वाली बात आ गई ना, कि रिलीजियस नेचर शैल नॉट बी चेंज्ड, मुझे लगता है वो ड्राफ्टिंग में गलती हो गई उनसे। वो कहना तो यही चाहते थे कि जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन चूँकि उसको लीगल लैंग्वेज में कहना था, इसलिए उन्होंने ये कहा कि भई रिलीजियस नेचर नॉट शैल नॉट बी चेंज्ड। अब रिलीजियस नेचर इज़ ससेप्टेबल टू अ सिविल सूट। ये प्रॉब्लम जो है वो ड्राफ्टिंग की कमज़ोरी से रह गई। तो अब उसके लिए वो सोच रहे हैं कि साहब कि कोई हमारी ऐसी सरकार आ जाए कि हम इसको भी चेंज करवा लें। वो कह दें कि साहब जैसा है और जैसा मुसलमानों ने जिसको क्लेम कर लिया, जैसे वक़्त में क्लेम कर लेते हैं, वो उन्हीं का हुआ। मैं यही बता रहा हूँ। अब लॉ तो सर उससे चलेगा जो लॉ लिखा गया है। बिल्कुल। आपसे क्या वादा किया गया 1991 में, आपकी प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई, हम तो उसको नहीं जानते हैं। कानून की किताब तो वैसे ही चलेगी जो कानून लिखा गया है। कानून में सेक्शन 3 में रिलीजियस कैरेक्टर वर्ड यूज्ड है, धार्मिक चरित्र। तो धार्मिक चरित्र क्या है, यही बात ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अभी 19 दिसंबर को फैसला दिया है ज्ञानव्यापी के केस में। और उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्वरूप को तय करने के लिए केस फाइल हो सकता है। यही बात ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने, जब ये पूरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो उन्होंने भी यही ओरल ऑब्जर्वेशन दिया था कि धार्मिक स्वरूप को तय करने के लिए केस फाइल किया जा सकता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए सर, इन सारे केसेस में इनके पास कोई मेरिट नहीं है और ये नहीं चाहते हैं कि केस ओपन और ट्रायल हो। क्या कह रहे हैं सारे लोग और आर्टिकल लिखवा रहे टाइम्स ऑफ इंडिया में? ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन सारे केसेस को यहीं पे निप इन द बड कर दो, यहीं पे इसको खत्म कर दो, ये मामला आगे ना बढ़े। एक ही डिफेंस है, केस के मेरिट्स पे डिफेंस नहीं है, क्योंकि जानते हैं केस के मेरिट्स पे नहीं बोल पाएंगे, चाहे वो हरिहर मंदिर का केस हो, चाहे वो ज्ञानव्यापी का हो, चाहे वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का हो, चाहे वो कुतुब मीनार का हो, चाहे वो ताजमहल का हो। तो एक ही है कि भैया इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब हमने गुंडागर्दी कर ली, हमने कब्जा कर लिया, अब इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये चीज तो सर एक संवैधानिक इंडिया में नहीं चल सकती है। अगर सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो राइट टू जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एल चंद्र कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी। बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल, बाबा बिल्कुल। साहब अंबेडकर ने भी यही बात कही है। उनसे जब पूछा गया था कि संविधान की आत्मा को आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा लोगों का जो कोर्ट जाने का अधिकार है उसको मैं संविधान की आत्मा मानता हूं। तो जो लोग राइट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोग कोई सड़कों पे तो आ नहीं रहे, ना शाहीन बाग बना रहे हैं इस देश को। अपनी बात जो एक सताई हुई सिविलाइजेशन है, उसको हम कोर्ट के माध्यम से कह रहे हैं। अब जो लोग कोर्ट के माध्यम से जो वकील कह रहे हैं, तो आपको अगर उनके तर्कों का जवाब नहीं मिल रहा, तो सबसे अच्छा है वकील को या तो एलिमिनेट कर दो, या उनको इतना ज्यादा टारगेट कर दो कि वो इस केस से हट जाए। अभी आप देखिए, अभी सोशल मीडिया पे एक नई चीज चल रही मेरे खिलाफ कि विष्णु शंकर जैन है, पर ये तो हिंदुओं के खिलाफ है। ये अच्छा। गिरनार जी का, हाँ, नया एक नया सगुफा बनाया गया है कि ये हाँ। गिरनार जी का मुकदमा लड़ रहे हैं और गिरनार जी में जैन और हिंदुओं की लड़ाई है, और ये वहां पे जैन समुदाय की तरफ से लड़ रहे हैं, और इसलिए देखिए एंटी हिंदू है। जबकि इनको फैक्ट्स ही नहीं पता है कि गिरनार जी का केस मैं लड़ ही नहीं रहा हूं। वो गुजरात हाईकोर्ट में पिछले 2006 से चल रहा है, वहां पे कोई अन्य वकील है जो लड़ रहे हैं। मैं एक जैन सभा में गया था, जिसमें गुरुजी ने, वहां के जो मुनिराज है, उन्होंने मुझे ये समस्या बताई थी। तो मैंने कहा था गिरनार जी के लिए जो भी स्टडी करनी है हम करेंगे, और जो लीगल प्रोसेस अगर फॉलो करना होगा तो उसको करेंगे। और उसके लिए आपसी बातचीत से मैंने बार बार बोला है, कितने मंचों में बोला है कि गिरनार जी का जो विषय है वो दोनों समाज के लोग, दोनों भाई हैं, वो आपस में बातचीत करके इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए कोई केस करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने पूरी चीजों का अध्ययन किया, पर झूठ फैला दिया गया है सोशल मीडिया पे कि गिरनार जी का केस में लड़ रहा हूं जूनागढ़ की कोर्ट में और हुँ। गुजरात हाई कोर्ट में, जबकि ना मेरा कोई वकालतनामा देखिए, इस लगा। तरह के इक्के-दुक्के जो केसेस आए हैं, अ, जैसे मेरे विचार से तमिलनाडु में एक केस आया था, जिसमें कोई ऐसा एक मंदिर था जिसको का बताया गया कि साहब ये बौद्ध मंदिर था। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, हिंदुओं ने उसको शहर से उनको सौंप दिया कि हाँ, ले लीजिए। हाँ, आपका है, तो आप ले आपस, लीजिए। हाँ, तो कोई ना कोई हंगामा, ना कोई बवाल, ना कोई दंगा। एक नई साजिश चल रही है कि विष्णु शंकर जैन जो है वो हिंदुओं के खिलाफ है, और ये देखिए आज पूरा वो चल रहा है
कि ये तो मतलब ये सारी चीजें इसलिए की जा रही, लबोलबाब सारी बात का ये है कि ध्यान भटकाया जा सके, और जो मेन इश्यू है संभल का, हरिहर मंदिर का। और सर मैं बताना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जो 10 अवतार होने हैं उसमें से जो कल की अवतार हैं वो यहाँ पे होने हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक बात है, क्योंकि और जगह जब अवतार होता है तब मंदिर बनता है, या जब अवतार होता है तो वो जगह पूजनीय हो जाती है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अवतार होने से पहले बना हुआ है। हरि मतलब विष्णु जी और शिव जी दोनों का मंदिर है, और बहुत ही ज्यादा मतलब उसकी एक हमारे लिए शास्त्रिक इंपॉर्टेंस है। तो आप उस जगह को अगर गलत ढंग से बाबरनामा में जो लिखा हुआ है, अकबरी में लिखा हुआ है, और जो वहां के जो प्रमाण है वो सारी चीजें आएंगे भी, एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट में आएंगी नहीं आएंगी ये मुझे नहीं पता, पर जो भी सच्चाई है वो आज नहीं तो कल कोर्ट के सामने आएगी। तो आप ये सारी चीजों को दबाना चाह रहे हैं, और दबाने की ही स्ट्रेटेजी है कि इन सारी चीजों को डिविएट किया जा सके। आप सोचिए सर कितनी बड़ी विडंबना है कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि हम लोग अपने मंदिरों को क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकते, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की रट लगाई हुई है। उस तरफ अभी मुझे खबर मिल रही है कि आपने सिद्धिविनायक मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। महाराष्ट्र में एक कानिफनाथ मंदिर है उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। आपने सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ कर दिया, बेट द्वारका को वक्फ कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को वक्फ कर दिया, चंद्रशेखर आजाद पार्क को वक्फ कर दिया, भारतीय पार्लियामेंट को, दिल्ली एयरपोर्ट को, इन सबको वक्फ करते हैं। तो ये सब वक्फ हो सकता है, वक्फ पे मस्जिद। लेटेस्ट है उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। हाँ, नई नई चीजें आ रही हैं। और ये बात आपके चैनल पे आपको याद होगा 6 साल पहले हमारा आपका ही शो है, जब मैंने वक्फ की सारी पूरी डिटेल आपके सामने प्रेजेंटेशन दी थी, और तब मुझसे पूछा जाता था, आपने नहीं पूछा मतलब लोग पूछते थे कि ये एकेडमिक बातें हैं, इसका कहां उदाहरण मिल रहा है। आज देश में हर जगह देखिए कैसे खोखला कर रखा था, जिसको हम और आप चिल्ला रहे थे। आपके चैनल पे कितना इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, आप ये पूरा मैंने सेक्शन बाय सेक्शन चीजें बताई। आज आ गया बिहार में कितनी भारी एकड़ मात्रा में जमीन उन्होंने कब्जा कर रखी वक्फ के नाम में, कर्नाटका में आ गया कि 1500 एकड़ जमीन कब्जा कर रखी वक्फ के नाम पे। कितने सारे उदाहरण उठ के सामने चले आ रहे हैं, और तब हमसे उदाहरण पूछे जाते थे, 6 साल में खोखला करके रख दिया आपने। और आज जब देश की पार्लियामेंट उसको पास करना चाहती है तो आप कहते हैं नहीं जेपीसी में और डिस्कशन हो जाए। जेपीसी में डिस्कशन नहीं होना है, जेपीसी में बोतल फोड़नी है, हाथों में चोट लगानी है, वॉकआउट करना है, इसके लिए जेपीसी में आप उसके टाइम जाया करना चाहते हैं। ये बात है। वो जिस जेपीसी में बोतल फोड़ी गई थी उसमें संभवतः आपको भी बुलाया गया था। मैं वहां पे गया था सर, हमने वहां पे डिटेल प्रेजेंटेशन दिया, कानून में क्या क्या कमियां हैं इसके बारे में हमने डिटेल प्रेजेंटेशन दिया, क्या क्या चीजें और ऐड होनी चाहिए, इन सारी बातों पे डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। और जब हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे थे उससे ठीक आधे घंटे पहले जो बड़े बड़े बैरिस्टर हैं उनको पता है फेस नहीं कर पाते तो वॉकआउट कर गए। मैं पूछना चाहता हूँ वॉकआउट क्यों कर गए भाई आप हमारी बात। और पूरा हमारा प्रेजेंटेशन सर्कुलेट हुआ था, एक दिन पहले नहीं, हफ्ते 10 दिन पहले सर्कुलेट किया गया था बाकायदा बाय द सेक्रेटरी ऑफ जेपीसी सारे मेंबर्स को। तो आप वॉकआउट कर गए और झूठ फैला रहे हो आप। तो ये चीजें हैं। आपने अपने प्रेजेंटेशन में क्या क्या बातें रखी थी? सर देखिए हमारे प्रेजेंटेशन में हमने ये रखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया है इसमें जो संपत्ति गलत ढंग से, और ये पूरी बात का कोर है सर, इसको जरा अप्रिशिएट करिएगा कि जो संपत्ति वक्फ के रूप में घोषित हो गई है इसको वापस लेने का कोई प्लान नहीं है। जो गलत घोषणा होगी, जो मैंने अभी बिहार का, तमिलनाडु का, अलग अलग जगहों का उदाहरण दिया। अब आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल तो ले आए 2024, पर जो संपत्ति घोषित हो गई गलत ढंग से वो वापस कैसे आएगी। तो इसके लिए हमने ये सुझाव दिया है ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ जेपीसी के सामने कि ये 5 इसका एक वो बनाया जाए वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, जो 5 जोन में डिवाइड किया है, सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। और ये का है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसको हेड करेंगे, और हर जोन में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 इलाहाबाद और 2 हाई कोर्ट के जजेस इसमें रहेंगे। और जो भी जहां पे गलत घोषणा की गई है तो वो जोन वाइज उसको डिसाइड करेंगे। एनजीटी भी जोन वाइज चल रहा है, तो जल्दी बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सिविल कोर्ट में भेजेंगे तो एक एक प्रॉपर्टी के लिए 70 साल 80 साल लड़ाई चलेगी, और जो आदमी जो ओरिजिनल ओनर है जो अपनी प्रॉपर्टीज आज बेदखल हो चुका है उसको त्वरित न्याय मिले। 5 साल के अंदर इस कमीशन का जो कार्यकाल है 5 साल रखा है कि 5 साल के अंदर ये सारी चीजें डिसाइड हो जाए। क्योंकि 1,20,000 मस्जिदों का आंकड़ा तो ओवैसी साहब का है जिसका वो मान रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर डॉक्यूमेंट नहीं है और डॉक्यूमेंट नहीं है तो वापस आए, जो ओरिजिनल ओनर है उसके पास वापस आए। अब वो वापस आएगी कैसे,
उसके लिए कोई प्लान नहीं है, तो हमने वो एक जेपीसी के सामने सजेस्ट किया है। इसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया। आपने ये तो अमेंडमेंट बिल में लाए कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आप कब्जा नहीं कर सकते, वक्फ नहीं घोषित कर सकते, पर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं घोषित कर सकते, ये बात हमने इंट्रोड्यूस की है। एएसआई की संपत्ति को वक्फ नहीं संपत्ति कर सकते, ये बात हमने इंट्रोड्यूस की है। सेक्शन 28 में जो इनको पावर दी गई है कि सारे प्रशासन जो है वो इनके ऑर्डर्स को मानने के लिए बाउंड है, उसको हटाने की हमने मांग की है। सेक्शन 36 और सेक्शन 41 सुपरफ्लुअस है, जो डबल रजिस्ट्रेशन का प्रावधान बनाता है, उसको हटाने की बात कही है। सेक्शन 55 है, जो इनको कहता है इंक्रोचमेंट के लिए आप हटा सकते हैं, इंक्रोचमेंट के डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको हटाने की बात कही है। वक्फ ट्राइब्यूनल को टोटल खत्म करने की बात कही है। फिर उसके बाद सेक्शन 101 में जो पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है, उसको हटाने की बात कही है। सेक्शन 89 में जो नोटिस देने का इनको प्रोविजन है, उसको हटाने की बात कही है। सेक्शन 108 में जो प्रॉपर्टी वैक्यू प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है, उसको वापस लाने का हमने पूरी योजना और प्लान दिया है। अल्टीमेटली जो हमने सजेशंस दिए हैं वो इस दिशा में है कि वक्फ पे जो कंट्रोल है वो जैसे वक्फ एक्ट का है इस समय, उसमें जो वक्फ ने अभी अमेंडमेंट बिल दिया वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसके बिना ये पूरा एक्ट अधूरा है। जी, तो इसके ऊपर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई क्योंकि ये लोग तो चले ही गए थे। ये लोग ने वॉकआउट कर दिया और हमारी प्रेजेंटेशन पढ़ के वॉकआउट किया, क्योंकि ओवैसी साहब के पास जवाब नहीं है इस बात का कि सेक्शन 8 में जो वक्फ का सर्वे होता है उसका खर्चा राज्य सरकार क्यों वहन करेगी। आर्टिकल 27 का क्लियर वायलेशन है, इसका जवाब नहीं है उनके पास। ये जितने मैंने सेक्शंस गिनाए हैं इसका जवाब नहीं है, तो जवाब नहीं तो सबसे अच्छा है कि पहले ही वॉकआउट कर जाओ शोर शराबा मचा के। तो कोई बात नहीं, हमने जो 22 मेंबर्स थे जेपीसी के सामने, हमने उनके सामने अपनी प्रेजेंटेशन दी है और रिटर्न प्रेजेंटेशन दी है। अब ये वक्फ का कार्यकाल बढ़ाया क्यों गया है, आपको क्या, आपका क्या? सर अब ये लोग ये कह रहे हैं कि डिस्कशन अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए कार्यकाल थोड़ी बढ़ा करना ही नहीं चाहते, तो डिस्कशन अच्छे से कैसे हो पाएगा? हाँ सही बात है। अब ये लोग स्पीकर साहब से मिलने गए थे और इनको बोला गया, अब ये पूछा जाए कि आप, अब मैं भी ये बात बोलूं कि आपने स्पीकर साहब से अकेले मिलने चले गए और जो इंटरेस्टेड मेंबर्स थे उनको नहीं बुलाया गया, हम लोग को नहीं सुना गया, हम चाहते हैं कार्यकाल ना बढ़े, हमें कोई सुनवाई का मौका नहीं मिला, गलत ढंग से कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो जब आपके फेवर में सारी चीजें हो जाए तब कोई गलती नहीं है, तब कोई प्रोसीजरल लैप्स नहीं है। भाई हम भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, गलत ढंग से इतनी प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति घोषित की गई है, तो स्पीकर को हमको भी सुनना चाहिए था कार्यकाल बढ़ाने से पहले कि बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। सिर्फ आप 9 लोग चले गए छाती कूटते हुए कि कार्यकाल बढ़ाया जाए। आपने कितने वॉकआउट किए, जरा जेपीसी की मीटिंग उठा के देख लीजिए, कितने जेपीसी के सेशन हो हल्ले में खत्म हो गए। और ये इसीलिए कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है कि अगर जितना डिले कर सकते हैं करें, पता नहीं शायद फ्यूचर में कोई चीज हो जाए, सरकार ना लाए या कुछ भी परिस्थिति हो जाए तो सर देखिए मैं बता रहा हूं, इस देश का सबसे बड़ा कोर है वक्फ एक्ट 1995, सबसे बड़ा कोर है। और वक्फ एक्ट 1995 बहुत बड़ा उसने प्रॉपर्टी और लैंड जिसे कहते हैं कब्जा करने का काम किया है। मुझसे पहले आंकड़े पूछे जाते थे, आज पूरे आंकड़े और उदाहरण देश के सामने है। और मैं बताना चाहता हूँ आंध्र प्रदेश 12 साल में 3 गुना बढ़ गई, 3 गुना। ऐसे में 12 लाख एकड़ संपत्ति है आपकी, और ये वो संपत्ति नहीं है जो एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति को अल्लाह को डोनेट किया, डेडिकेट किया है। ये सारी कब्जा की हुई संपत्ति है। आप ये सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को वक्फ कर रहे हो, हाईकोर्ट की संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति कर रहे हो, और मामला सुप्रीम कोर्ट आ रहा है और कहा जा रहा है कि इनको ऑल्टरनेट लैंड दी जाए। ये हालत है। ये क्या हो रहा है? यूपी गवर्नमेंट ने रूल्स में कुछ परिवर्तन किया है, उसका क्या प्रभाव होगा? किस चीज के सर रूल्स में? वक्फ रूल्स जो स्टेट्स बनाती हैं। नहीं सर, मैंने इसका अध्ययन नहीं किया। पेपर में ही मैंने पढ़ा था कि उसमें आया था कि साथ की जो वो रेफरेंस पॉइंट है वो 1952 और मुझे लगता है कि जो इशू है उसको जड़ को काटने की जरूरत है। सवाल ये है कि ऐसा कानून किसी और वर्ग के लिए नहीं है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस से कुछ नहीं होगा। तो जो हमने पूरे एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी है, अगर उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तभी एक फुल प्रूफ कानून बन सकता है। और मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन बार-बार लोग ये कहते हैं कि साहब की पूरे कानून को अबॉलिश कर दो, ये हमने वैसे डिस्कस किया था, लेकिन मैं उसका जवाब देना देख रहे हैं उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए। देखिए सर, 2 बातें हैं, 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो हमारे बड़े अच्छे लर्नेड फ्रेंड है आनंद रंगनाथन
और बाकी लोग हैं, अश्वनी उपाध्याय जी, ये लोग ये मानते हैं कि इस कानून को पूर्णतः रिपील कर देना चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो अभी अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें और अमेंडमेंट करके जो मैंने जेपीसी के सामने सजेस्ट किया है उसके तहत आना चाहिए। अब इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट में क्या फर्क है? देखिए, अगर आज आप वक्फ की संपत्ति को, और आप इसका थोड़ा हिस्ट्री सोचिए, वक्फ एक्ट आया क्यों था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वक्फ एक्ट लेके आई थी, उस समय उनका विजन ये था, उनको ये और इसकी पूरी वो मिलती है, इसके आप साहित्य मिलता है इसके ऊपर। उस समय ये हो रहा था, उस समय भी वक्फ के नाम पे बहुत संपत्ति दर्ज हो रही थी। तो संपत्ति दर्ज हो रही थी, सरकार को पता नहीं चल रहा था। संपत्ति दर्ज होती चली जा रही थी वक्फ के नाम पे, सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो उस समय सबसे पहला इस देश में जो वक्फ एक्ट आया 1913 में आया है, और उसके बाद आया वक्फ एक्ट 1923। अगर आप वक्फ एक्ट 1923 देख लें तो बड़ा सिंपल सा एक्ट है, और उसमें यही है कि अगर 13 कोई सेक्शन आदमी का अपने, एक्ट है, केवल 13 सेक्शन है हाँ, उसमें। और सिर्फ इतना है कि कोई आदमी अपनी संपत्ति को अगर वक्फ के रूप में करना चाहता है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने उसको दर्ज कराएगा, तो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन रहेगी। आज जो बात अश्वनी भाई कह रहे हैं या आनंद रंगनाथन भाई कह रहे हैं कि इसको पूरा रिपील कर दिया जाए, उसका दुष्परिणाम ये होगा कि वक्फ के नाम पे अगर कोई संपत्ति दर्ज होगी तो गवर्नमेंट को या किसी को पता ही नहीं चलेगा, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी किसको दर्ज किया, कितनी नहीं दर्ज की। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, वक्फ एक्ट 1995 विद अमेंडमेंट्स जो अभी हमने सजेस्ट किए और सरकार ने सजेस्ट किए वो रहना चाहिए। पर अगर नहीं आता है जो हमने अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं, तब डेफिनेटली हम मांग करेंगे कि वो अमेंडमेंट आने चाहिए, नहीं तो फिर रिपील हो। रिपील तो मेरे लिए, मैं ये कह रहा हूं, वक्फ एक्ट 1995 को रिपील करना मेरे लिए सेकंड ऑप्शन है। मेरे लिए फर्स्ट ऑप्शन ये है कि जो अमेंडमेंट हमने सुझाए हैं उसके साथ आए वक्फ एक्ट 1995। तभी और तो एक भी, रिकवरी जो है वो रिकवरी ऑफ आपके भाई एनक्रोच्ड लैंड आप जो ये इन्होंने, सोचिए ना, हमने ड्रैकोनियन प्रोविजन सारे खत्म कर दिए, वक्फ ट्राइब्यूनल को हमने खत्म कर दिया जो हमने सजेशंस दिए हैं, जो आपने लैंड इंक्रोच किए वो इसी एक्ट के माध्यम से वापस आएंगी। अगर आप एक्ट को रिपील कर दोगे तो जो लैंड चली गई वापस कैसे आएगी? एग्जैक्टली अश्वनी भाई और सारे लोग ने ये सुझाव दिया कि सिविल कोर्ट जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा ये दिक्कत हो जाएगी। अगर आज मान लीजिए विष्णु शंकर जैन की कोई संपत्ति है जो लखनऊ में है, उसको वह घोषित किया गया, तो अश्वनी भाई ये कह रहे हैं सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, मैं सिविल सूट दायर करूंगा, 50 साल तक लड़ाई लड़ूंगा, मेरी पुश्तें लग जाएंगी उसको वापस लाने में। मैंने क्या सुझाव दिया? मैंने कहा है कि नेशनल वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन बनना चाहिए, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन है अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। उसके तहत 5 जोन में कमीशन को डिवाइड किया है और कहा है कि 5 साल के अंदर पूरे देश में जितनी गलत या सही वक्फ संपत्ति घोषित है इसको आप डिसाइड कर दीजिए, और उसकी फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में दी है। तो एक जुडिशियल पूरा एक रेमेडी और लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की है, और आइडिया यह है कि जो गलत संपत्ति घोषित हुई है वो वापस आए। जितने ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं उसको हमने कर्टेल किया, उसको क्लिप किया, उसको वहां से हटा दिया है, जेपीसी के मेंबर्स के सामने लाए कि सिर्फ जो आप अमेंडमेंट बिल लाए हो वो तो 50% है, 50% चीजें और बची हुई है वो हमने उनके सामने प्रेजेंट कर दी है। तो मैं ये पहली बात ये कह रहा हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल विद आवर प्रेजेंटेशन मस्ट बी एडेड इन दी अमेंडमेंट एक्ट जो पारित हो रहा है। और अगर रिपील आपको करना है तो फिर रिपील के साथ आपको फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि जो संपत्ति चली गई है वक्फ में उसका क्या होगा, और जब आगे कोई आदमी वक्फ करेगा तो कैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके लिए क्या प्रावधान है। एक सोल्यूशन तो ये है, फिर मैं ऐसी बात नहीं है, आई एम नॉट ओपन टू आइडियाज। एक सोल्यूशन ये है कि जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882 उसको सबके लिए लागू किया जाए, और जो आदमी अपनी संपत्ति डेडिकेट करना चाहता है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से गवर्न होगा। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि जो वक्फ एक्ट 1923 था उसको एज इट इज लागू कर दिया जाए, 13 सेक्शन का एक्ट था और सिंपल से प्रोविजन थे। तो अलग अलग ऑप्शंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, मैं अटल हूं, अडिग हूं अपनी इन्फो, पर मुझे ऐसा लगता है जो मैंने अध्ययन किया है, जो मेरी पूरी जो मैंने सारे लोगों से बात की है, कि अगर वक्फ एक्ट 2024 विद और अमेंडमेंट्स अगर आता है तो सरकार का इसमें नियंत्रण भी रहेगा, कंट्रोल भी रहेगा, और साथ ही साथ जो ड्रैकोनियन प्रोविजन है उसको क्लिप ऑफ कर दिया गया, हटा दिया गया है, और जितनी संपत्ति गई है वक्फ में वो वापस रिकवर हो पाएंगी। ये मेरा, अगर रिपील कर देंगे तब तो फिर वो, क्योंकि वक्फ इज पार्ट ऑफ देयर पर्सनल लॉ, तो वो तो पर्सनल लॉ के रेल में चला जाएगा, हालांकि चला पर्सनल लॉ जाएगा, में फिर वो अपना और फिर बाय एक्सटेंशन जो मोहम्मदन लॉ मुल्ला लागू हो जाएगा उसके ऊपर। इसीलिए इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1913 और 1923 में वक्फ एक्ट लाए थे कि रेगुलेट हो जाए, और अगर कोई वक्फ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को पता रहे। आज अगर मैं कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइज, आप ये सोचिए, अगर आज मैं कोई ट्रस्ट बनाना चाहता हूं, अब ट्रस्ट एक्ट 1882 को आप कहते रिपील कर दें,
तो रिपील कर देंगे तो मैंने कितनी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई नहीं बनाई गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, उसका पूरा ब्यौरा ही नहीं होगा इनकम टैक्स के आधार पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिपील करना सही ऑप्शन नहीं है। सारे लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, मैं सिर्फ एक यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने जो कहा है मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, पर मैं तो उनसे सहमत नहीं हूँ। जो लोग भी, जी अश्विनी जी का आई एम सरप्राइज कि वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आनंद रंगनाथन तो ठीक है, इज नहीं, नॉन। अश्वनी भाई ने यही प्रेजेंटेशन दी थी कि इस हम्म, टायर में इतने पंचर हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि जब टायर में 60 पंचर हो गए हैं तो टायर बदलना चाहिए कि उसमें पंचर बनाने चाहिए। तो उनका ये कहना है कि ये इसमें इतने ज्यादा छेद हो चुके हैं इसलिए इसको बदल दो। पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इतने सारे, ये कोई टायर या पंचर की बात नहीं है ना। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, लॉ आपने है, ये तो अमेंडमेंट लॉ कर, का, हाँ लॉ तो है, वो लॉ आता ही लॉ अमेंडमेंट हाँ। के साथ में, प्रोविजन के अब साथ में आता है। अब आप ऐसा सोचिए 1913 और 1923 एक्ट का 13 सेक्शन का एक्ट था, तो अमेंडमेंट हो गई तो ये 108 सेक्शन का एक्ट हुआ, तो वो पंचर थोड़ी ना हुए टायर में। उसी तरह से अगर 108 सेक्शंस के एक्ट में से जो ड्रैकोनियन प्रोविजन से रिपील किए जा रहे हैं तो उससे टायर थोड़ी ना पंचर हो रहा है। वो तो एक्ट को दुरुस्त किया जा रहा है आज के टाइम के अनुसार पे, आज के मॉडर्न टाइम के अनुसार पे एक्ट को दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये हमारी जी हाँ। अप्रोच है। हमारे सीनियर हैं दोनों लोग, बहुत सम्मानीय हैं, पर मैं सिर्फ एक अपना व्यू रख रहा हूँ जी। जी, तो चलते चलते मैं आपसे बस थोड़ा अपडेट और लेना चाहता हूँ लक्ष्मण टीला हाँ के जी बारे में। सर, उसमें 7-11 की जो हम लोग वहां पे लोअर कोर्ट से जीत चुके हैं और कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया है कि ये केस चलने लायक योग्य है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वफ एक्ट से बाधित नहीं है। और वही कहानी है, वो लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। अभी एडजमेंट्स पे एडजमेंट, तारीख पे तारीख मिल रही है और ये केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पर उसका भी जो सच है वो किसी ना किसी दिन सामने आएगा, और जैसे ही ऑर्डर होंगे सर्वे के या सारी चीजों के, तो ये पूरी फिर से सर्वे। सर मैं पूछना चाहता हूँ, सर्वे से आपको इतना डर क्यों लगता है? सर्वे से डर क्यों लगता है? सर्वे तो जो वस्तु स्थिति है उसको साबित करेगा ना। आप क्या, वस्तु और स्थिति। आप खुद ही आपने एफिडेविट फाइल किया ज्ञान व्यापी के केस में कि मॉस्क में कोई भी आ सकता है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली में जाएंगे तो जामा मस्जिद के अंदर कितने लोग जाते हैं, टूरिस्ट वहां की चीजों को देखिए फॉलो करते हुए। देखिए, ये इसका क्या है कि आप जो है वो जो कानून की किताबों में जो प्रमाण की अवधारणा है उससे चलते हैं। इस्लामी प्रमाण की जो अवधारणा है वो बिल्कुल अलग है। इस्लामी प्रमाण जो किताब में लिखा है वही प्रमाण है। जो उनकी किताबों में लिखा है वही प्रमाण है। आप जो प्रमाण दिखाना चाहते हैं, आप आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, आप साइंटिफिक एविडेंस की बात करते हैं, आप जो है वो रेडार सर्वे की बात करते हैं, ये सब चीज़ें उन किताबों में नहीं लिखी हुई हैं, इसलिए इनको प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो सर हम तो अब ये लीगल काम है हमारा, हम लीगल काम करते रहेंगे। वो वो मैंने इसका एक कंपैरिज़न, मेरी एक कंपैरेटिव रिलीजन पे मैंने किताब लिखी छोटी-सी, ऑल जी रिलिजन्स आर नॉट द सेम। जी, उसमें ये जो डिफरेंसेस हैं वो सही कह रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने जो बात कही है बहुत बड़ी बात कही है, और जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं उनको इस बात को सुनना चाहिए जो अभी आपने बड़ी गागर में सागर भर दिया कि ऑल रिलीजन आर नॉट सेम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सबसे बड़ी बेवकूफी है हम लोगों की, जो हम ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर है। पहली बात, धर्म और रिलीजन तो अलग अलग वर्ड है, और आप बराबर कैसे हो सकते हैं, सेम कैसे हो सकते हैं? थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, हर एक चीज अलग है। भाई वो बार-बार कहते हैं ना कि हमारे लिए शरीयत ही सर्वोपरि है, तो वही मतलब है उनका कि भाई जो शरीयत से एक लिखा बार गया है। एक बार आपको एक किस्सा बता दूं, उसके बाद बात को आपके जैसे आप कहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस उमानाथ सिंह बैठते थे, लखनऊ खंडपीठ में। तो उन्होंने बोला एक दिन कोर्ट में कि मिस्टर जैन, गॉड इज वन। मेरे पिताजी से कहा कि सारे हुँ, जो गॉड इज वन की थ्योरी, गॉड इज वन। तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि नहीं साहब, गॉड वन नहीं है, हमारे भगवान अलग है, उनके भगवान अलग है। तो वो चौंक गए, जो बात आप कह रहे हैं जिस पे आपने किताब लिखी है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप? तो उन्होंने बड़ी देर चिंतन मनन किया, इस पे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये बात कह रहे हैं, तो उनको थॉट प्रोसेस समझ में आया। क्योंकि आप ये सोचिए ना, आज कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति या क्रिश्चियन समाज का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि सारे धर्म बराबर हैं। वो ये मानते हैं कि दे आर सुप्रीम। आज जो लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो मानते हैं कि दे आर सुप्रीम। वो कभी नहीं कह सकते कि वो और बाकी लोग बराबर हैं। वो तो मानते हैं वो सुप्रीम है। सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सरकार के लिए है कि जब सरकार गवर्नेंस करेगी
तो वो लोगों में धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। पर लोग कभी सेकुलर नहीं हो सकते। जब आपने लोगों को आर्टिकल 25 के तहत राइट टू रिलीजन दिया है, तो आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि आप अपने धर्म को सुप्रीम ना मानो। हम अपने धर्म को सुप्रीम मानेंगे, आप भी अपने धर्म को सुप्रीम मानो। पर सरकारें लोगों के बीच में जो गवर्नेंस या पॉलिसी डिसीजंस है, उसमें सरकारें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये थ्योरी है, और इसी को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें हमने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को चैलेंज किया था। पर हम लोग को बिना सुने गए हुए, ना बिना डिटेल्ड हियरिंग किए हुए, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था, डिसमिस कर दिया गया। अब डिसमिस कर दिया गया तो ये कोई लॉबी जो है वो हुल्ला नहीं मचाएगी। पर अगर नोटिस जारी कर देती सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के अगर लॉन में कैरल्स गाए जाए तो वो सेकुलर फीचर है, पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज गणेश वंदना कर ले तो वो कम्युनल हो जाता है। जब कैरल्स गाए गए सुप्रीम कोर्ट के लॉन में, सर, मैं ऑनरेबल जजेस के नाम नहीं लेना चाहता हूं, तब किसी को, आपने क्या कोई विरोध प्रदर्शन सुना? पर अगर आज भाई एक जिन्होंने कैरल्स गाए उन्होंने ही तो गणेश वंदना की, तो तब नहीं, गणेश वंदना पे विरोध हो गया, गणेश वंदना में पूरी आफत मच गई, और जब कैरल्स गाए गए तब आफत नहीं मची। मैं पूछना चाहता हूं, जब ज्ञानव्यापी में, आप ज्ञानव्यापी को लेके आपने ऑनरेबल जज के बारे में इतना बोला, जब ज्ञानव्यापी में वजू टैंक का सर्वे स्टे किया, ज्ञानव्यापी में स्टेटस को का ऑर्डर दिया, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। पर एक ओरल ऑब्जर्वेशन कर दिया कि रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन करने की इजाजत देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। कितना टारगेट किया गया। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है उचित नहीं है, और ये दोहरे मापदंड है। जी, तो आइए, आज की बड़ी अच्छी चर्चा हो गई और बड़ी विस्तार से चर्चा हो गई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शंकर जी। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।